बीजेपी। सत्ता में बने रहना चाहती है और उसके लिए न तो उन्हें संविधान की परवाह है, न लोकतांत्रिक मूल्य और परंपराओं से कोई खास लेना देना है। केवल और केवल सत्ता परक राजनीति। और महाराष्ट्र में जो चुनाव नहीं हो रहे हैं वो फेस्टिवल नहीं है, वो मामला है कि बीजेपी का अलायंस अभी फिट नहीं है। अजीत पवार किधर जाएंगे, एकनाथ शिंदे के साथ क्या होगा, बीजेपी कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये सारा अभी गणित वहां ठीक से बैठ ही नहीं पाया है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग अभी चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं। ये वही चुनाव आयोग है जिसमें बीजेपी आईटी सेल का एक व्यक्ति पहले तारीखों का ऐलान कर देता है और शाम को चुनाव आयोग वही तारीखें बताता है चुनाव की। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग है या बीजेपी का एक वो संगठन है, उसका एक्सटेंशन है, क्या कहेंगे आप। और ये आरोप इसलिए भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 100 से ज्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया जो चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं। खुलेआम मीट, मछली, मटन, मंगलसूत्र, ये सब होता रहा, मुसलमान, ये सब होता रहा। बावजूद इसके गाड़ी 240 पर अटक गई। और हम सब जानते हैं कि 79 सीटों पर अगर खेल नहीं होता, जिसे आप कह रहे हैं कि पर्दे का खेल, वो भी पर्दे के पीछे का खेल था कि पहले और दूसरे फेज में चुनाव आयोग आंकड़ों में जो हेराफेरी करता है वो हेराफेरी यहां तक लेकर के पहुंचती है। अब वही खेल इस समय चल रहा है महाराष्ट्र में, वही खेल चल रहा है कर्नाटक में, झारखंड में। बेसिकली जो पूरी आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स है, मैं आरएसएस इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है, वो विशुद्ध राजनीतिक संगठन है। उसकी जो राजनीति है वो अफवाहों से चलती। और वो गणेश जी दूध पी रहे हैं, वो आप याद करिए 2-3 दशक पहले का मामला। वो शायद पहली टेस्टिंग थी कि हम कोई एक शगुफा छोड़ेंगे और वो पूरे देश में और समाज में पहुंचता है शगुफा कि नहीं। उस टेस्टिंग के बाद लगातार कि कहीं सांप्रदायिक दंगों की सूरत, कहीं एक जगह हुआ ना राजस्थान में 2 बच्चों के बीच का झगड़ा, और उसे जिस तरीके से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, सारे हिंदूवादी संगठन मिलकर के जो कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे कि जहां सत्ता में रहेंगे वहां बेलगाम हो जाएंगे। और लगातार घृणा की राजनीति, लगातार विभाजन की राजनीति। लेकिन ये भूल गए हैं कि इस चुनाव ने उस विभाजन और घृणा की राजनीति को खारिज कर दिया है। पिछला चुनाव विशुद्ध रूप से, अब हम उसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ करके देखें या केवल इतना भर कहें कि वो देश को जोड़ने का चुनाव था, वो संविधान को बचाने का चुनाव था, वो सामाजिक न्याय का चुनाव था, कि उसमें सारी शक्तियां नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई थी और इधर विपक्ष में राहुल गांधी उस संविधान की ताकत को लेकर के लोगों के बीच में थे। और उस संविधान की ताकत ने नरेंद्र मोदी को जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 240 पे आकर के उनको खड़ा कर दिया। और आज आलम यह है कि आप 2-2 बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे। तो पर्दे के पीछे का जो खेल है वो अभी भी नहीं रुक रहा है राजीव जी। वो हैबिट में है कि सरकार गिराना, जहां पर सरकार गिराने को चाणक्य नीति कहा जाता हो, जहां विधायकों सांसदों को खरीद फरोख्त करने को चाणक्य नीति कहा जाता हो, आप उस पार्टी को समझ सकते हैं कि उसकी विचारधारा क्या हो। एक दौर था जब बीजेपी के लिए कहा जाता था कि साहब ये तो वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से स्वच्छ निकलेगा जी। अब एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि अब ये वॉशिंग मशीन नहीं है, अब ये पूरा कपड़े धुलने का घाट बन गया है। यहां पटक पटक के धोइए और उधर निकालिए, सबको साफ करिए। अब थोक में जा रहे लोग।
और जो शुचिता की बात करने वाले, न खाऊंगा न खाने दूंगा, पूरे देश को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना करके रख दिया है सरकार ने। बहुत सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार इस जमाने में, इस रिजीम में आप एक काम बिना पैसे के नहीं करवा सकते। और ये बात आप एक किसान से भी पूछ सकते हैं, एक मामूली चपरासी से भी पूछ सकते हैं, एक नौजवान विद्यार्थी से भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से वो ऑफिस में धक्के खाते हैं और बिना रिश्वत के उनका काम ही नहीं होता है। और खुलेआम पूरा निडर होकर के जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं और वो धर्म को जानते हैं, उस डर को वो डर क्या है कि जहां लाइटें चोरी हो जाए, जहां पूरी सड़क पानी में बह जाए, जहां मंदिर से ही पानी टपक रहा हो, पार्लियामेंट से पानी टपक रहा हो, उन्हें न कोई धर्म का डर है न कोई ईश्वर का डर है। वो केवल उसके जरिए राजनीति करना जानते हैं और इसीलिए इनकी कोई ईश्वर में आस्था नहीं है, न ये ईश्वर को मानते हैं। ये दरअसल ईश्वर का इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि इस देश ने अब इस चीज को अस्वीकार कर दिया है। आप कितने दिनों तक वो बिजू का आपके दर्शक जानते होंगे, जो खेत में जानवरों को भगाने के लिए लगाया जाता है, डराने के लिए बना के, तो हाँ मुखौटा, अब ये बिजू का लगा करके लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन चाहे आप गवर्नर के जरिए काम करें, चाहे आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए काम करें, माने ट्रोलिंग के जरिए काम करें, ये अब दूर की बात हो गई। लोग समझ चुके हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी मंशा को लोग जान गए हैं और इसलिए मुझे लगता है कि ये अब विश्वसनीय नहीं रह गया है। अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति विश्वसनीय है जिसकी बात, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, और उसके लिए आप उनको चाहे पीछे के 5वीं रो में बिठाएं, चाहे 10वीं रो में बिठाएं, राहुल गांधी का जो कद इस समय है, जो विश्वसनीयता है, उसको अब आप छोटा नहीं कर सकते, उसे आप काट छांट नहीं कर सकते। सरकारें तो आती जाती हैं और नरेंद्र मोदी तो ऐसा लगता है जैसे कसम खा करके बैठे हैं कि जिस दिन हम जाएंगे उस दिन पूरे बीजेपी को भी ले डूबेंगे। तो ये जो विश्वसनीयता खत्म हो रही है सिर्फ मोदी सरकार की नहीं है, ये बीजेपी की भी विश्वसनीयता जो बनी थी वो अब खत्म हो रही है। उन अंधभक्तों में भी इस समय रोष है, नाराजगी है, निराशा है और बड़े दुखी है वो, और पूरा परिदृश्य बदलते हुए वो देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि देश उस तरफ देख रहा है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, महाराष्ट्र में देर सवेर होंगे ही, जिसको मुहावरे में कहा जाता है कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, उसको तो कटना ही कटना है। अब महाराष्ट्र में चाहे आप अक्टूबर में चुनाव कराएं या दिसंबर में कराएं, वहां तो उसको हलाल होना ही है। आप कितने दिन बचाएंगे जी, कब तक बचाएंगे? तो महाराष्ट्र में भी आपको जाना है और हरियाणा में तो विदाई आज ही दिख रही थी विनेश फोगट के जरिए कि वहां पे क्या माहौल है। झारखंड में आप क्या उठा पटक करेंगे? जम्मू कश्मीर में हालात ये कि आप प्रत्याशी नहीं उतार पाते हैं। तो पर्दे का जो पीछे का खेल है वो बेपर्दा हो चुका है राजीव जी, और ये देश अब इनकी राजनीति को बखूबी समझ चुका है। जी, देश राजनीति को बखूबी समझ चुका है, लेकिन इस देश में अभी इसी वक्त दिल्ली में